नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुमाऊं के इतिहास के क्लास नंबर 5 में। इस बुक की समरी में अब तक हमने पढ़ लिया है काली कुमाऊं, सोर, सिरा, ध्यानीरो, फालदा कोट, मुना कोट, धनिया कोट, खगमरा, नैनीताल, अस्कोट आदि बहुत सारे परगनों या छोटे छोटे राज्यों के बारे में पढ़ लिया गया है। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं तराई भाबर के इतिहास के कुछ प्रमुख तथ्य, जैसे हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, बांजपुर, जसपुर, कोटा, रामनगर, टनकपुर। चलिए शुरू करते हैं। ये कुमाऊं तराई भाबर की बात हो रही है। तो उत्तराखंड के सबसे दक्षिण में का जो क्षेत्र है वो तराई भाबर वाला क्षेत्र है। तो थोड़ा सा हिमालय, क्योंकि राज्य एक हिमालयी राज्य है तो उसकी भौगोलिक जो संरचना है वो हिमालय के अनुरूप ही है। तो इस अनुसार हिमालय की जो सबसे ऊपर उत्तर में जो श्रेणी है उसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। उसकी निचली जो श्रेणी है उसको महान हिमालय, उसके भी निचली जो श्रेणी है उसे लघु हिमालय कहा जाता है, और उसके नीचे जो श्रेणी है उसे शिवालिक हिमालय कहा जाता है। उसके बाद जो अगली जो श्रेणी आएगी या अगला जो क्षेत्र आएगा उस क्षेत्र को भाबर क्षेत्र कहते हैं, और उसके बाद जो अगला जो क्षेत्र आता है उस क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहते हैं। जो भाबर क्षेत्र होता है वो नदियों के द्वारा लाए गए मोटे मोटे पत्थरों से बना होता है, भाबर क्षेत्र। और उसके बाद जो तराई क्षेत्र होता है वो भी नदियों के द्वारा लाए गए बारीक मिट्टी के द्वारा बनाया गया एक क्षेत्र होता है। ये इन सभी श्रेणियों में सबसे ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है। तो इसकी सीमाओं की बात करें तो पूर्व में टनकपुर की ओर से शारदा व सरयू नदी इसकी सीमा बनाती हैं। यहाँ से उत्तराखंड के पूर्व में तो इस तरफ सरयू और शारदा इसकी सीमा बनाती हैं। पश्चिम में लाल डांट पे फीका नदी यहाँ पे, और उत्तर में कुमाऊं पर्वत, ये पर्वत सीरीज हो जाएंगे। और दक्षिण में अगर हम बात करेंगे तो इसके दक्षिण में जो क्षेत्र लगे हुए हैं वो हैं मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। इस क्षेत्र में ना छोटी छोटी बहुत सी नदियां बहती हैं, जैसे शारदा नदी, कोसी, गोला, फीका, तुमड़िया, नत्थावली, ढेला, धौर, बेगुल, कैलाश देवा, खाकरा, भाकड़ा, लोहिया और जगबूढ़ा आदि। 1912 में काठगोदाम पर गोला नदी में हार्डिंग पुल का निर्माण किया गया था। भाबर क्षेत्र में बड़े बड़े नदियों के द्वारा लाए गए पत्थर, और यहाँ पे एक विशेष प्रकार की घास, लंबी घास होती थी जिसको भावर कहते थे। इसी के नाम पे इस क्षेत्र का नाम भावर पड़ा। तो भावर क्षेत्र की प्रमुख जो बस्तियां थी वो थी रामनगर, कोटा, काला ढूंगी, हल्द्वानी, काठगोदाम, चोरगलिया, टनकपुर। और तराई की बात करें तो तराई नदियों के द्वारा लाए गए महीम अवसादों से बना हुआ है। तो इसमें पानी की भरपूर मात्रा होती है, तो जिस कारण ये पानी से पूरी तरह से तर रहता है। इस कारण तराई भी कहते हैं। यहाँ पे बहुत कम खुदाई करने पर पानी निकल आता है। तो इसमें जो प्रमुख नगर हैं वो हैं रुद्रपुर, बांजपुर, काशीपुर। 1842 में तराई एक अलग जिला बनाया गया था और जिसका मुख्यालय काशीपुर में था। 1891 में जब नैनीताल जिला का निर्माण किया गया तो तराई जिले को नैनीताल जिले में शामिल कर दिया गया, यानी तराई जो जिला है वो समाप्त हो गया। हल्द्वानी को 1834 में 1834 में कमिश्नर ट्रेल के द्वारा बसाया गया। काठगोदाम कुमाऊं का अंतिम रेलवे स्टेशन है जहां पर पहली बार ट्रेन 1884 में आई थी। ये पूरे उत्तराखंड का पहला वो स्थान है जहां पे ट्रेन पहुंचाई गई थी। काठगोदाम का पुराना नाम बमोरी घाटा या चौहान पाटा भी कहते थे। रामनगर 1850 में कमिश्नर हेनरी रैमजे के द्वारा बसाया गया था। टनकपुर शारदा नदी के तट पर है और इसका पुराना नाम ब्रह्मदेव मंडी था, और ब्रह्मदेव मंडी हालांकि आज भी है, वो नेपाल की तरफ है एक स्थान, वो टनकपुर का ही हिस्सा हुआ करता था पहले।
तो इसको बसाया गया था कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव के द्वारा। 1880 में एक भीषण भूस्खलन आता है, तो उस समय पे पूरा जो शहर है वो दब जाता है उस भूस्खलन में। इसके बाद इसे पुनः 1880 में अंग्रेज अधिकारी टॉल्क के द्वारा बसाया जाता है, तो इसका नाम टॉल्कपुर रखा गया। टॉल्कपुर आगे जाके टनकपुर हो गया। टनकपुर को कुमाऊं का ग्रास्टिनगंज भी। काशीपुर, पुराना नाम गोविसाण। यहाँ पे एक वंश हुआ करता था जिसको कहते हैं मित्र वंश। काशीपुर गोविसाण का मित्र वंश। चीनी यात्री हुएंगसांग ने यहाँ की यात्रा की थी। हालांकि इस बुक के अनुसार वो यहाँ पे 16 साल तक रहे थे। 645 ईस्वी में वो यहाँ से गए थे, बट अन्य किताबों में ऐसा उल्लेख कहीं पर भी नहीं है। परीक्षावाणी के अनुसार वो 643 ईस्वी में यहाँ आए थे। हुएंगसांग के अनुसार मादीपुर से 66 मील की दूरी को चलकर वो यहाँ आए थे। उनके अनुसार यहाँ पे 2 बौद्ध मठ थे जिनमें 100 से भी ज्यादा बौद्ध संत रहा करते थे। जहाँ पे 200 फीट ऊंचा एक बौद्ध स्तूप भी था। लगभग यहाँ पे 30 ब्राह्मण धर्म के मंदिर थे। इस क्षेत्र में बुद्ध के नख और बाल को भी रखा गया था। ये हुएंगसांग के अनुसार है। काशीपुर का पहली बार जो उत्खनन कराया गया था कनिंघम के द्वारा कराया गया था। इसके उत्तर में एक राज्य था जिसका नाम था ब्रह्मपुर, जिसकी राजधानी लखनपुर थी। कत्यूरियों की एक राजधानी लखनपुर और दूसरी सर्दियों के समय की राजधानी वो थी ढिकुली, रामनगर के पास में। और एक अंग्रेज यात्री हैं विशप हेबर, इनको भारत में चाय की खेती की शुरुआत करने वाला कहा जाता है। उनके अनुसार ये एक हिंदुओं का नगर था। बिलारी यानी किच्छा से बनबसा तक का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में थारू लोग निवास करते थे। थारू जनजाति निवास करते थे, जिसको थड़वा। काशीपुर नगर की स्थापना काशीनाथ अधिकारी के द्वारा की गई थी, जो देवीचंद का एक अधिकारी था। पर इसी किताब में आगे जाके ये भी लिखा गया है कि इस नगर की स्थापना 1639 में बाज बहादुर चंद के काल में उसके अधिकारी काशीनाथ अधिकारी के द्वारा की गई थी। बट काशीनाथ अधिकारी दोनों में सेम है, पर किसी में कहीं पे लिखा गया कि देवीचंद के सूबेदार थे वहाँ के काशीपुर के, और किसी में लिखा गया कि बाज बहादुर चंद के काल में थे। इसका पुराना नाम उज्जैन या उज्जैनी ग्राम था। यहाँ पे एक ज्वाला देवी मंदिर है जिसको बाला सुंदरी भी कहा जाता है। काशीपुर में जो हाई स्कूल है उसकी स्थापना 1915 में उदयराज और जगत लक्ष्मी के द्वारा की गई थी, और इसको बनाने में गोविंद बल्लभ पंत और बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने भी अथक प्रयास किए थे। 1743 में कल्याण चंद के सेनापति शिवदत्त जोशी के द्वारा काशीपुर किले का निर्माण कराया गया था। काशीपुर के पहले स्वतंत्र शासक नंदराम थे। नंदराम मोहन चंद के काल में स्वतंत्र हुए थे। इसी में आगे जाके एक शासक थे जिनका नाम था शिवराज सिंह। ये बहुत प्रतापी शासक थे। 1857 के गदर में इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी और उसी गदर में ये शहीद हुए थे। अंग्रेजों के द्वारा इनको CIE की उपाधि दी गई थी। जसपुर का पुराना नाम या सहजगिर या सहजगिरपुर था, और इसकी स्थापना रोहिलखंड एवं तराई भाबर के इतिहास से संबंधित कुछ तथ्य। रोहिलखंड का पुराना नाम कटेर क्षेत्र था या कटेहर क्षेत्र था। कटेहर क्षेत्र बोलते थे इसको। बरेली का पुराना नाम टप्पा अहीरा था। यहाँ पे अहीर जाति के लोग रहा करते थे। शाहजहांपुर का पुराना नाम काठ व गोला था। शाहजहां के नाम पर इस क्षेत्र का नाम शाहजहांपुर रखा गया है। शाहजहां के पुत्र मुराद के नाम पर मुरादाबाद शहर का नाम रखा गया। इसका पुराना नाम हालांकि कटघर था। कटेहर राजा वासुदेव और बलदेव के नाम पर पास बरेली शहर बसाया गया था।
और कटेहर राजाओं की जो राजधानी हुई करती थी वो लखनौरी हुआ करती थी। एक कटेहर राजा थे खड़कू कटेहर, जिन्होंने बदायूं के नवाब सैयद मोहम्मदीन को मार दिया था। तो उस समय के तत्कालीन दिल्ली सल्तनत के शासक फिरोज शाह तुगलक ने उनके राज्य पर चढ़ाई की, तो उनको अपने राज्य को छोड़कर भागना पड़ा। उन्होंने कुमाऊं के तराई में शरण ली थी और उनको शरण देने वाले उस समय के जो शासक थे उनका नाम था गरुड़ ज्ञान चंद। 1418 में सुल्तान खिज्र खां ने, एक कटेहर शासक थे हीरा सिंह कटेहर, इनके राज्य पर आक्रमण किया था। वो भी उस समय अपने राज्य को छोड़कर कुमाऊं में भाग गए थे। उन्होंने रामगंगा नदी क्षेत्र में शरण ली थी। 1667 में गरुड़ ज्ञानचंद दिल्ली दरबार में गए थे और उन्होंने कुमाऊं का अधिकार प्राप्त किया था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान उस समय फिरोज शाह तुगलक थे, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा उनको गरुड़ की उपाधि भी दी गई थी और उनको कुमाऊं का भाबर नहीं बल्कि जो गंगा क्षेत्र था उस पूरे क्षेत्र को भी कुमाऊं के शासक को दे दिया था, यानी गरुड़ ज्ञानचंद को दे दिया गया था। इसके कुछ समय के बाद, यानी गरुड़ ज्ञानचंद को फिरोज शाह तुगलक ने जब तराई भाबर दे दिया था, तो कुछ समय के बाद संभल के नवाब के द्वारा जो तल्ला देश यानी भाबर क्षेत्र है उसको छीन लिया गया था कुमाऊं से। तो वीर नीलू कठायत के द्वारा उस क्षेत्र से मुसलमानों को मार भगाया था, इसलिए नीलू कठायत को कुमैया खिल्लत भी कहा जाता है। हाल ही के एक एग्जाम में पूछा गया था कुमैया खिल्लत किसको कहते हैं, तो नीलू कठायत को कहा जाता है। 1483 में कीर्तिचंद ने जसपुर के समीप एक कीर्तिपुर नामक नगर बसाया था। 1568 में शाहजहांपुर के नवाब हुसैन खां तुकड़िया ने तराई पर अधिकार किया था। ये रुद्रचंद्र के समय पे हुआ था ये अधिकार। एक मुस्लिम लेखक हैं फरिश्ता, उनके अनुसार तराई भाबर को दामन ए कोह कहा जाता था और कुमाऊं के राज शासक को उन्होंने अपने पुस्तक में एक धनी शासक के रूप में बताया गया है। 1588 में नागौर के युद्ध में कुमाऊं के शासक रुद्रचंद्र ने अकबर की सहायता की थी और इससे खुश होकर अकबर के द्वारा रुद्रचंद को तराई भाबर दिया गया था। आईने अकबरी के अनुसार तराई भाबर को कुमाऊं सरकार सूबा कहा जाता था। रुद्रचंद के समय तराई भाबर को 84 माला परगना या 9 लखा परगना कहा जाता था। 9 लखा इसलिए क्योंकि यहाँ से 9 लाख का रेवेन्यू प्रदान होता था और इस क्षेत्र के जो खजांची हुआ करते थे उनको कहते 9 लखिया पांडे। आईने अकबरी के अनुसार तराई भाबर में 21 महल हुआ करते थे। ये भी पूछा गया सवाल है। तराई भाबर में 21 महल हुआ करते थे। तराई भाबर के परगनों की बात करें तो सहजगिर जसपुर, किलपुरी रुद्रपुर, बुकसाड़ रुद्रपुर, गदरपुर, चिनकिया बिलारी को कहते थे, बक्सी नानक मत्ता को कहा जाता था, मुंडिया बाजपुर को, कोटा काशीपुर के समीप था। बाज बहादुर चंद को शाहजहां के द्वारा बहादुर की उपाधि दी गई थी और 84 माला परगना की सनद भी दी गई थी। उनको तराई का जमींदार कहा गया था। 1743-44 में रोहिला सरदार अली मोहम्मद खान ने तराई पर अधिकार कर लिया। बाद में कल्याण चंद के सेनापति शिवदत्त जोशी के द्वारा रोहिलों को तराई क्षेत्र से खदेड़ा और शिवदत्त जोशी के द्वारा रुद्रपुर और काशीपुर में किलों का निर्माण किया गया। तराई के पहले नहर इंजीनियर ट्रेल को माना जाता है। उन्होंने तराई में पहली बार नहरों का निर्माण करने की कोशिश की, खेती करने की कोशिश की थी। हालांकि तराई में नहरों का जाल 1850 में कमिश्नर हेनरी रैमजे के द्वारा की गई थी, जब उन्होंने रामनगर की स्थापना की थी और कोसी नदी से नहर का निर्माण किया था।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो सही लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, लाइक एंड फॉलो।